हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में आपका स्वागत है। देखो, लास्ट पार्ट में हमने फिस्कल डेफिसिट पढ़ लिया था। फिस्कल डेफिसिट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द बोरोइंग। डन, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट से इम्प्लीकेशंस पढ़ लेते हैं इसके, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है थ्योरी खत्म होने वाली है। इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, देखो ये कह रहा है फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट। ये किसको बताता है? टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग इन्वॉल्व, फुल स्टॉप है यहाँ पे। बोरोइंग इन्वॉल्व्स द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। और बोरोइंग अपने आप में इन्वॉल्व करता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो मेन, जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया तो 10 लाख प्लस उसके साथ जो इंटरेस्ट होगा उसको इन्वॉल्व करता है। आगे लिखा है फॉर विच गवर्नमेंट टेक मोर लोन्स एज अ रिजल्ट कंट्री इज कॉट इन अ डेट ट्रैप। और होता क्या है, गवर्नमेंट जैसे जैसे लोन लेती चली जाती है, उससे क्या होता है कि जो कंट्री है वो कर्ज के जाल में फंस जाती है। ठीक है, पहले पॉइंट में हमारे पास ये लिखा हुआ कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को बताता है, और बोरोइंग अपने आप में इंक्लूड करता है प्रिंसिपल अमाउंट एंड किसका, इंटरेस्ट अमाउंट को। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट जैसे मान लो ज्यादा ज्यादा लोन्स लेती चली जाती है तो गवर्नमेंट किसमें फंस जाती है, जो हमारी कंट्री है वो हमारी डेट ट्रैप में फंस जाती है। डन। नंबर 2 पॉइंट में कह रहा है गवर्नमेंट मेनली बोरो, गवर्नमेंट को देखा गया कि बोरो किससे करती है, ज्यादातर देखा गया आरबीआई से करती है, ताकि वो अपनी फिस्कल डेफिसिट की भरपाई कर सके। और आरबीआई इसके लिए क्या कर सकता है, देखो आरबीआई भी चाहे तो अब बाहर से पैसा ले सकता है, मगर यहाँ पे लिखा हुआ आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसीज। देखो, न्यू करेंसीज प्रिंट करना कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता है। करंट जो आपकी जो करेंसी होती है उसको प्रिंट करने से आपकी जो करेंसी की वैल्यू गिरी चली जाती है। क्या होती है? गिरती चली जाती है। तो बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरबीआई जो है प्रिंट करता है न्यू करेंसीज टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट, ताकि डेफिसिट को क्या भरपाई की जा सके, इसके लिए आरबीआई प्रिंट करता है न्यू नोट्स। और उसके कारण क्या होता है, मनी सप्लाई तो बढ़ जाती है। क्या लिखा हुआ है? मनी सप्लाई तो बढ़ जाती है इकोनॉमी के अंदर, और इससे इन्फ्लेशन भी तो बढ़ जाता है। क्या बन जाता है? इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है गवर्नमेंट आल्सो बोरो, गवर्नमेंट किससे बोरो कर सकती है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो कर सकती है। विच रेजिस, जिससे क्या होता है आप डिपेंड हो जाते हो दूसरी कंट्री के ऊपर। अगर मान लो आपने अगर यूएस से अगर बोरो किया है कुछ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उसके ऊपर डिपेंड हो, ये शो करता है। लास्ट पॉइंट, बोरोइंग अगर आपने करी हुई है तो ये इंक्रीज कर देता है फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए फाइनेंशियल बर्डन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, बड़ा आसान से पॉइंट्स थे। पहले में बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट करता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट को, जो कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की बात करता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ज्यादा लोन्स लेती है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कंट्री है वो डेट ट्रैप में फंसने वाली है। नंबर 2, गवर्नमेंट जो है ना मेनली बोरो करती है किससे? आरबीआई से बोरो करती है, और आरबीआई इसके लिए क्या करते हैं? करेंसी नोट्स प्रिंट करने की कोशिश करता है। अगर करेंसी नोट्स प्रिंट किए तो उससे मनी सप्लाई जरूर बढ़ेगी, बट आपके रुपए की वैल्यू गिर जाती है और इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है किसके अंदर? इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, किससे बोरो कर सकती है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो कर सकती है, मगर इससे हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कि इससे जो अगर आप बोरोइंग कर रहे हो तो इससे इंक्रीज हो जाता है फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। आगे हमारे पास है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट, जो ऊपर पढ़ा आपने वो, ऑफ द करंट ईयर। फिस्कल डेफिसिट किसका? करंट ईयर का। एंड इंटरेस्ट पेमेंट किसकी? ऑन द प्रीवियस बोरोइंग, आपने पीछे जो बोरोइंग कर रखी है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रही है, इसकी बात कर रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट कैसे, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालोगे? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो उसका मतलब डेफिसिट का जो फॉर्मूला बन जाता है प्राइमरी डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आप चाहे तो ये पढ़ लो, और बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसीव। देखो, जब आपने बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसीव पढ़ा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग तक, तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बनता है। बट अगर आप इंटरेस्ट भी एक्सक्लूड कर देते हो, साथ में इंटरेस्ट भी एक्सक्लूड कर देते हो, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड बोरोइंग, तो ये बन जाता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, इतना सा फर्क है इसमें। इंप्लीकेशन में इसके पास यहाँ पे यही है हमारे पास कि अ लो एंड जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट द इंटरेस्ट कमिटमेंट हैव, ठीक है, अ लो एंड जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो। इसका मतलब अगर आपका जे अगर डेफिसिट, कौन सा डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट अगर कम है, ठीक है, या जीरो है, तो उसका मतलब क्या है? ये फोर्स कर रहा है गवर्नमेंट को कि बोरो करो। अब अगर इसमें लिखा हुआ है कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट, अगर इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा जा रही है किस पे? पास्ट बोरोइंग पे। इंटरेस्ट पेमेंट किस पे जा रही है? पास्ट नहीं, प्रीवियस बोरोइंग पे अगर ज्यादा जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा हो रहा है। हैव ग्रेटली इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा देता है।
टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट, अगर आपको इस फिजिकल डेफिसिट को कम करना है तो इंटरेस्ट पेमेंट को क्या करोगे आप, रिड्यूस करोगे। अगर आपको फिजिकल डेफिसिट कम करना है तो प्लीज अपना इंटरेस्ट जो पेमेंट है उसको कम करो पहले तो। नंबर 2 कह रहा है इसको कैसे कर सकते हो, अगर आप रिपे कर दो लोन्स को, रिपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके लोन प्रीपे कर दो ना, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो अ लो एंड जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो, high interest payment on past borrowing have greatly increased the fiscal deficit. To reduce the fiscal deficit, interest payment should be reduced through repayment of loan as early as possible. Done? तो यहां तक क्लियर होता है, ये हमने इसकी implication पढ़ लिया। अब देखो मैं फटाफट से कुछ आपको इसके जो बजट के जो ऑब्जेक्टिव थे मैंने अभी नहीं पढ़ाए आपको, अब मैं बजट के ऑब्जेक्टिव लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। तो सामने देखिए फटाफट से मैंने आपके सामने कुछ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। डन, फटाफट से देखते हैं इसे। सबसे पहले है आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, यानी जीडीपी ग्रोथ। यानी देखो होता क्या ना पेपर में ना, गवर्नमेंट जो बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें से एक या दो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है 3 से लेकर 4 नंबर में। डन, मैंने यहाँ पे हेडिंग्स इसलिए लिखी है कि मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ या आप करके दिखाओगे मुझे। ये आपको बुक्स में बड़े इजीली किसी भी बुक में मिल जाएंगे सारे ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा आप नेट पे जा करके तुरंत गूगल अगर करते हो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट आपको निकाल के ये निकल के आ जाएंगे। आप इजीली इनको क्या है एक बार हल्का सा रीड आउट कर लेना, आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएंगे। डन, पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ और ऑब्लिक करके लिखवाया मैंने जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, कि अगर आपका गवर्नमेंट बजट अगर अच्छा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट इसलिए बनाया था ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके और जीडीपी यानी जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा बढ़ सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इससे इकोनॉमी में हमारी स्टेबिलिटी रहती है, स्थिरता बनी रहती है। नंबर 3 रिसोर्सेज का रीएलोकेशन की बात करता है, यानी किस तरह से उसको दोबारा से बंटवारा किया जा सके, या फिर ऐसा इसका पेपर में कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताओ, रिसोर्सेज का बंटवारा, ये गवर्नमेंट बजट का ही एक ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन करना इनकम एंड वेल्थ, ये इसलिए पॉइंट डाला हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अनइक्वल तरीके से होता है, ठीक है, अमीरों को ज्यादा मिलता है गरीबों को कम मिलता है। उसने बोला ऐसा नहीं करना, आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ करनी है ताकि यहाँ पे इक्वालिटी लेके आई जा सके, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना एक गवर्नमेंट बजट का एक उद्देश्य होता है कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बाद अगला है रिड्यूस करना रीजनल डिस्पैरिटीज, यानी जो हमारे यहाँ जो क्षेत्र जगह जगह के हिसाब से जो ऊंच नीच है, गरीबी अमीरी है, इन सबको क्या करना, खत्म करने के लिए कह रहा है। यानी बैलेंस रीजनल ग्रोथ, यानी आपको बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ लेके आनी है, यानी हर जगह को क्या करना है, हर जगह विकास करना है, साथ साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज हो गया, ठीक है ना, इसको जो रीजनल डिस्पैरिटीज है इसको रिड्यूस करना है आपको, ठीक है, इनका विकास करना है, यानी आपको उनको भी ग्रो करना है साथ साथ में। तो ये 6 पॉइंट आपको है, 6 के 6 पॉइंट आपको नेट पे इजीली आपको अवेलेबल है सबके पास। तो फटाफट से इनको ढूंढ करके इनके जो आप भी नोट्स बनाओगे तो प्लीज इसे जो भी है फोटो आप शेयर करना चाहो तो फोटो शेयर कर सकते हो आप, ठीक है, आपने क्या लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर्स दे देता हूँ 9560897442। आप इस पे चाहे तो जो आपने बनाए इनके मतलब जो भी कंटेंट आपने लिखा है कहीं से भी ढूंढ के लिखा है अपने अकॉर्डिंग लिखा है तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। तो आप इसको इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। डन, अब मैं फटाफट से देखो मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाने वाला हूँ ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जस्ट अभी बनाऊंगा उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा सकूं ताकि चैप्टर जो है ना अच्छे से कंप्लीट खत्म हो जाए। डन, तो फटाफट से बढ़ते हैं फॉर्मूले की ओर। तो आपके सामने फॉर्मूले है, फटाफट से उतार लीजिए। ये वही फॉर्मूले जो आपने डेफिनेशन या किसी तरह से पढ़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें से हम पहले 3 फॉर्मूले जो हमारे जो मेनली यूज होने वाले हैं ये वाले हैं बस। डन, देखो रिवेन्यू डेफिसिट अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग बोल सकते हो या फिर फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसीव्ड, टोटल वर्ड लगा सकते हो, आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है, या गवर्नमेंट वर्ड लगा सकते हो आप। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग करना है यहाँ पे, प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट या फिर बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड इंटरेस्ट, यहाँ पे याद रखना एंड इंटरेस्ट भी है, ठीक है। ये 3 मेनली यूज होने वाले। रिवेन्यू रिसीव्ड टैक्स और नॉन टैक्स में मिलकर के बनता है। गवर्नमेंट रिसीव्ड की अगर बात करें तो कैपिटल रिसीव्ड और रिवेन्यू रिसीव्ड दोनों मिलकर के गवर्नमेंट रिसीव्ड हो जाती है। बजटेड रिसीव्ड भी बोल सकते हो आप इसे। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बजटेड एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, कैपिटल के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट वही जो सोर्सेज में पढ़े थे, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन और स्मॉल सेविंग, ठीक है। तो ये कुछ मैंने 4-5-7 फॉर्मूले लिखे। डन, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट मेनली 3 का यूज होने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं
और मैं एक नेक्स्ट पार्ट लास्ट बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपको करा के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतने आसान से इसको हैंडल किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।